चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग ज़ीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग कहते हैं जो जीरो वेक्टर होता है उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर इस तरीके से एरो लगाते हैं, तो ये आपका ज़ीरो वेक्टर हो गया। अब कहते हैं जनरली ज़ीरो वेक्टर तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि वो वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो हो जाए, लेंथ जीरो होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, मीन्स मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अब यार लेंथ जीरो हो गई मतलब वो कुछ पॉइंट के जैसा होगा। अब यार देखिए इस पॉइंट की लेंथ कितनी है, ज़ीरो, इट मीन्स हम इस ज़ीरो वेक्टर को पॉइंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब यार बात करें इसके डायरेक्शन की, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो जनरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं जो जीरो वेक्टर होता है उसकी आर्बिट्री डायरेक्शन होती है। अब इस केस में देखो वेक्टर की लेंथ तो जीरो है, तो हम लोग कहते हैं इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। तो जीरो वेक्टर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जीरो वेक्टर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जीरो वेक्टर की लेंथ जीरो होती है इसलिए उसको पॉइंट वेक्टर बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती इसलिए उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बोलेंगे, और इन केस ऑफ जीरो वेक्टर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी, कहते हैं हम लोग की जो जीरो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, बट जैसे हम ये एक क्वेश्चन ले लें, अब इस क्वेश्चन में हम कहें यार ए वेक्टर से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, तो जनरली क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। अब हम बोले कि यार जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर की डायरेक्शन वो होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, मीन्स डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर, मतलब जो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन से मैच करेगी। जनरली यहाँ पर जीरो वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग आर्बिट्रेरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जनरली फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन में जीरो वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, कहते हैं जिन वेक्टर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी की डायरेक्शन में जीरो वेक्टर होता है। चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, सेकेंड वेक्टर हम लोग लेते हैं जनरली यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से तो क्लियर हो रहा होगा वो वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 1, इसको ए कैप, मान लीजिए ए एक कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि कोई वेक्टर होता है तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ से दिख रहा है कि ए कैप की जो वैल्यू आएगी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। हम लोग कहते हैं कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ और देखना है, कहते हैं बात करें यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया, यूनिट का मतलब हो गया जिसकी लेंथ 1 हो, तो यार लेंथ 1 हो इसका मतलब हो गया कि जैसे वो भी हम लोग यूनिट वेक्टर देख रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक ये यूनिट वेक्टर, अब इसकी लेंथ 1 हो मतलब यहाँ पर जो पॉइंट रहा होगा वो 1,0,0 रहा होगा। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स की डायरेक्शन में उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? वहीं बात करें कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस मतलब यूनिट वेक्टर मतलब लेंथ तो 1 होगी और वाई एक्सिस पर लेंथ मतलब जैसे ये तो ओरिजिन है तो लेंथ 1 होने के लिए ये पॉइंट 0, 1, 0 होना चाहिए, और वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के केस में यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, तो ये पॉइंट जनरली होगा 0,0,1, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप होगा। जनरली हम लोग कहते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है उसका पर्पस होता है कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को देना।
चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। जनरली मैथमेटिक्स में कोलिनियर वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके सपोर्ट सेम हो। सपोर्ट सेम मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब एक अनलिमिटेड लाइन है, एक ये अनलिमिटेड लेंथ मीन्स इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है। अब बोले यार कि एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर मीन्स कुछ हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये ए वेक्टर हो गया। एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर हम लोग कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये बी वेक्टर हो गया। अब देखिए इस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का जो सपोर्ट है, मतलब ये जो अनलिमिटेड लाइन है, ठीक है, जो सपोर्ट है वो ए और बी दोनों का सेम है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। और दिख भी रहा कि ये एक लाइन पर है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका सपोर्ट सेम हो। अब बहुत ध्यान से देखना, कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर। तो हम लोग कहते हैं जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके कोलिनियर वेक्टर हैं, तो ये कंडीशन फॉलो करती है कि b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। बट यहाँ पर ये याद रखना कि ये लेमडा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यार लेमडा ज़ीरो नहीं होगा तो दो केस बनेंगे, या तो लेमडा आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या तो लेमडा आपका लेस देन ज़ीरो होगा। तो हम लोग बोलते हैं यदि लेमडा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बोलेंगे जो वेक्टर्स होंगे वो लाइक वेक्टर्स होंगे। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स का मतलब होता है उनकी डायरेक्शन सेम होगी। जैसे ये ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनको हम लोग बोलेंगे लाइक वेक्टर। तो हम लोग कहते हैं बी इज इक्वल टू लेमडा ए, बट यहाँ पर ये जो लेमडा है यदि ये पॉजिटिव तो हम बोलेंगे ये ए और बी लाइक वेक्टर्स हो गए। अब वही बात करें लेमडा लेस देन जीरो है तो हम लोग बोलते हैं ये वेक्टर होगा अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ये ए वेक्टर है और जनरली ये बी वेक्टर ले लिया है। अब देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन उधर है और बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। तो अनलाइक वेक्टर के केस में लेमडा आपका निगेटिव होता है, बी इक्वल टू यहाँ पर कोई निगेटिव नंबर हो टाइम्स ए, तो हम लोग बोलेंगे बी और ए आपस में अनलाइक वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया है, जो लाइक वेक्टर्स हैं या अनलाइक वेक्टर्स हैं उन सभी को हम लोग पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। लाइक अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। तो को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जनरली जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे बोले कि यार ये ए वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, अभी ये बी वेक्टर है, बी का भी इनिशियल पॉइंट ये है, तो यार इन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए ये वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। तो हम लोग बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनके सेम टर्मिनल पॉइंट होते हैं। सेम टर्मिनल पॉइंट मीन्स जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये आपके बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अब देखिए इन दोनों के टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो टर्मिनल पॉइंट सेम है, इट मीन्स ये वेक्टर्स को टर्मिनस वेक्टर्स कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर। तो को प्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे बात करें ये एक प्लेन है, अब इस प्लेन पर कई सारे वेक्टर्स हम ले लें, जैसे ये ए वेक्टर ले लिया, इसी प्लेन पर हमने ये कोई बी वेक्टर ले लिया और इसी प्लेन पर हमने कोई ये सी वेक्टर ले लिया। तो देखिए सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हैं, मीन्स कोप्लेनर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर। जैसे हम लोग बोले कि निगेटिव ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर लिखना है तो बोलते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ तो सेम रखो बट अपोजिट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो। तो जैसे बात करते हैं, देखो जैसे ये ए वेक्टर है तो यार ए वेक्टर की कुछ लेंथ होगी और कुछ डायरेक्शन होगा, तो हम लोग क्या करें, इस ए वेक्टर की जो जितनी लेंथ है उतनी ही बी वेक्टर की ये जो दूसरा वेक्टर उसकी भी लेंथ है। देखिए लेंथ दोनों की इक्वल है,
लेंथ दोनों की इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस ए वेक्टर का ये वाला जो वेक्टर रेड वाला है ये निगेटिव ए वेक्टर होगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ तो इक्वल रखो लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स। तो रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर लिखना है तो हम लोग बोलते हैं सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे हम बोले कि यार ये कोई एक ए वेक्टर है, अब ये ए वेक्टर है, अब इसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल वेक्टर लिखना है तो रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब हो गया डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। मान लेते हैं इसकी लेंथ, ए वेक्टर की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो इसका रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, इसका जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा उसकी लेंथ उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक, मीन्स जैसे इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3 है तो रेसिप्रोकल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/3 होगा। मैग्नीट्यूड तो रेसिप्रोकल हो गया बट डायरेक्शन सेम रहती है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग बात करेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर की। तो हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर वो होता है विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करे और पोजीशन पर भी डिपेंड करे। जनरली जो लोकलाइज्ड वेक्टर होता है वो फिक्स वेक्टर होता है, इसको मूव नहीं करा सकते। इसका एक एग्जाम्पल है, कहते हैं फोर्स इज लोकलाइज्ड वेक्टर। यदि हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें तो भाई जैसे सर्कुलर मोशन है, इसमें इस पॉइंट पर मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन देखें तो उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। जैसे इस पॉइंट पर हम लोग फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इधर होगा। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, पॉइंट चेंज किया तो डायरेक्शन चेंज हो गई फोर्स की। इट मीन्स ये जो फोर्स सर्कुलर मोशन में है ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई पोजीशन चेंज तो डायरेक्शन चेंज, इट मीन्स ये लोकलाइज्ड वेक्टर है जनरली। वहीं हम लोग बात करें यदि फ्री वेक्टर की, तो फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं बट नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। लोकलाइज्ड वाले पोजीशन पे डिपेंड करते हैं बट फ्री वाले पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इन फ्री वेक्टर्स को हम लोग मूव करा सकते हैं और कहते हैं वहीं पर फोर्स इज फ्री वेक्टर। देखिए वहाँ पर फोर्स को लोकलाइज्ड वेक्टर लिया था, यहाँ पर फोर्स को फ्री वेक्टर बोल रहे हैं बट मोशन थोड़ा सा दूसरी तरीके का है। फोर्स इज फ्री वेक्टर इफ रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, अब यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो डायरेक्शन देखिए इधर है और 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो डायरेक्शन, अब जैसे इस यहाँ पर इस पोजीशन पर हम फोर्स लगा दें, इस पोजीशन पर हम 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएं तो देखिए उतना ही फोर्स उतना लगा, डायरेक्शन भी वही है। इट मीन्स इन रेक्टिलिनियर मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के केस में जो फोर्स होता है वो फ्री वेक्टर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स के बारे में। हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, कहते हैं एक्टिंग एट सेम पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अब ये एक ए वेक्टर है, इस पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। एक ये बी वेक्टर है, वो भी इसी पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। एक ये आपका सी वेक्टर है, वो भी इसी पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं वो वेक्टर्स जो किसी एक सेम पॉइंट पर एक्ट हों उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर्स की। तो जनरली जो पोजीशन वेक्टर होता है हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर इंडिकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहते हैं जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करता है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जैसे हम लोग बात करते हैं 2D के केस में, बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, अब ये ओरिजिन हो गया है। मान लेते हैं ये कोई एक वेक्टर है, ये एक कोई वेक्टर है,
जनरली ये पॉइंट है 3,4, ये पी पॉइंट है। तो हम लोग बोलते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस पर ये कितना चला होगा जनरली 3 यूनिट, वाई एक्सिस पर ये जनरली कितना चला होगा 4 यूनिट। तो हम लोग कहते हैं ये जो ओ पी वैक्टर है, यदि हम लोग बोले तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला 3 यूनिट 3 आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला 4 यूनिट जे कैप। तो हम लोग कहते हैं वो जो पॉइंट है उसको वेक्टर में चेंज करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में वो पॉइंट लिख रहे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये ओ पी वैक्टर पोजीशन वेक्टर है किसका, पी का, और ये पी की पोजीशन को डिनोट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। वही यदि हम लोग बात करें 3D के केस में, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब माने कि यार ये आपका कोई पी पॉइंट है x, y, z। अब आपसे बोला जाए p का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो आप जनरली ऐसे बोलोगे x एक्सिस की डायरेक्शन, ये OP वेक्टर लिखना है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना गया होगा x यूनिट, y एक्सिस की डायरेक्शन में कितना गया होगा y यूनिट, z एक्सिस की डायरेक्शन में कितना गया होगा z यूनिट। तो ये जो OP वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है किसका, p पॉइंट का, किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब इसमें एक चीज़ और देख लो भाई, हम लोग कहते हैं जैसे किसी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो जैसे इस OP वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इस वेक्टर की लेंथ। तो यार लेंथ कितना हो जाएगा OP। अब लेंथ निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, अंडर रूट, जैसे ये ओरिजिन तो 0,0,0 होगा, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 0 का स्क्वायर कितना आएगा y स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा z स्क्वायर। तो जनरली किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो क्या आया, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हम लोग इसको एज डायरेक्टली ट्रिक भी बना देते हैं। हम लोग कहते हैं देखिए i का कोफिशिएंट x है उसका स्क्वायर करिए, j का कोफिशिएंट y है उसका स्क्वायर करिए, k का कोफिशिएंट z है उसका स्क्वायर, मतलब i, j और k के जो कोफिशिएंट हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। लेकिन जनरली मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। और ये हम लोग एज अ ट्रिक बस अप्लाई करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर दीजिए, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के बाद डायरेक्शनल वेक्टर की। तो इन केस ऑफ डायरेक्शनल वेक्टर, अब जो डायरेक्शनल वेक्टर के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है। जो ए पॉइंट है वो जनरली x1, y1, z1 है, और जो बी पॉइंट है वो जनरली x2, y2, z2 है। अब इस ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ए वेक्टर हो जाएगा, जो बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ बी वेक्टर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें ये ए बी वेक्टर निकालना है, बहुत ध्यान से देखो यार, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। जो b का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ओ बी वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हो, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। क्लियर है। अब यार बहुत ध्यान से देखो, मेन है टारगेट हमें ए बी वेक्टर निकालना है। तो यार अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है, तो इसका यहाँ पर ये आपका टेल है और ये हेड है। सेकेंड वाले वेक्टर का यहाँ टेल है और ये हेड है। तो हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट वेक्टर हमने ओ ए माना, ये सेकेंड वेक्टर ए बी माना। यदि इन दोनों को हम ऐड करें तो फर्स्ट वाले का
टेल और दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर दो, वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो जनरली OB वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका OB वेक्टर आ गया। देखिए देख लीजिए फिर से कैसे ऐड करते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका ये टेल है, ये हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ है, हेड यहाँ। तो हम लोग कहते हैं इन दोनों को यदि ऐड करना तो पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, टेल टू हेड ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर आएगा आपका OB वेक्टर, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बट हमें जनरली कौन सा वेक्टर चाहिए था? AB वेक्टर। तो यदि हम बोलें यार हमें AB वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये OB इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और इस OA को उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का OA। तो जनरली AB वेक्टर हो जाएगा OB माइनस OA। तो कहते हैं AB वेक्टर लिखना तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। जैसे हम आपसे बात करें कि यार आपको CD पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो आप देखोगे बाद में कौन है? D, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले कौन है? C, इसका पोजीशन वेक्टर। जैसे आपसे बोला जाए EF वेक्टर लिखो, तो EF वेक्टर कैसे लिखोगे? बाद में कौन है? F है, तो आप बोलोगे F का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले कौन है? E का पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका E से F की तरफ डायरेक्शनल वेक्टर हो जाएगा। तो जनरली हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है? A से B की तरफ डायरेक्शनल वेक्टर को कैसे लिखते हैं? AB है मीन्स B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। चलिए हम लोग बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? कहते हैं वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन इक्वल हो, और कहते हैं रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बात करते हैं, ये एक A वेक्टर है, ये एक B वेक्टर है। अब देखिए दोनों का लेंथ इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, मीन्स ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। लेकिन ये इक्वल तभी होंगे जब सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कि मान लेते हैं कि यार ये आपका एक वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपका एक फोर्स वेक्टर है, तो देखिए डायरेक्शन दोनों की सेम है और लेंथ भी सेम है, तो लेंथ भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, लेकिन ये वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। ये वेक्टर इक्वल है। मान लेते हैं ये A और B सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स इक्वल वेक्टर। यहाँ पर लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पर बेस्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप yj कैप आर इक्वल। तो यहाँ पर बोला गया कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो यहाँ पर xi कैप yj कैप को इक्वल किया गया 2i कैप प्लस 3j कैप के। तो ये दोनों इक्वल है, तो xy कैसे निकलेगा? हम लोग कहते हैं i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के इक्वल कर दो। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट x है और यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर j का कोफिशिएंट y है और यहाँ पर 3 है, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3।